Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. Anji Beta ji, we are now starting with the chapter Footprints Without Feet. It is written by H.G. Wells. And actually this chapter is an excerpt from his novel The Invisible Man. Right? Invisible Man is quite a famous novel जो आपने शायद नाम सुना होगा. अब इस स्टोरी की कहानी क्या है दैट ये एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है. हिज नेम इज़ ग्रिफिन. ये एक ऐसा साइंटिस्ट है हु उसने ही हैज़ फाउंड द रेसिपी द केमिकल टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. बट ये इनविजिबिलिटी का जो फॉर्मूला है, जो ये इनविजिबल होने की एबिलिटी है, वो इसका मिसयूज़ करता है फॉर पर्सनल गेन. राइट? इसके मिसयूज़ में ग्रिफिन बहुत सारी गलत हरकतें, बहुत सारी मिसडीड्स करता है. एंड दिस चैप्टर इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल दोज मिसडीड्स और किस किस तरह से ही वॉज ए ट्रबल टू अदर्स, किस किस तरह से उसने लोगों को नुकसान पहुंचाया है. राइट? तो अब अगर हम इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं उसके बारे में देखें. सो द मेन कैरेक्टर इज़ ग्रिफिन. ही इज़ एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. एसेंट्रिक की स्पेलिंग है ECCENTRIC. आई विल रिपीट ECCENTRIC. एसेंट्रिक साइंटिस्ट का मतलब होता है जिसके बड़े पेक्यूलियर, बड़े क्यूरियस से मैनरिज्म्स हैं और ये अपने आप को इनविजिबल बना लेता है और गलत काम करने में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने में ये बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता, बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है. राइट? एंड सारे मतलब बहुत शातिर तरीके से ये अपने सारे बुरे काम करता है. सेकेंड कैरेक्टर है मिसेस हॉल. मिसेस हॉल की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है दैट शी इज़ अ ग्रीडी वुमेन, शी इज़ अ क्यूरियस वुमेन और सबसे बड़ी बात है कि वो सुपरस्टिशियस है. शी इज़ द ओनर एट इपिंग. इपिंग विलेज का नाम है IPING, जहाँ पे ग्रिफिन आकर छुप के रहता है. राइट? वहाँ का जो इन है, जो काइंड ऑफ अ होटल होता है रहने के लिए, उसकी ओनर है मिसेस हॉल. राइट? और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं. शी वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग अबाउट ग्रिफिन. एंड द थर्ड कैरेक्टर इन दिस चैप्टर इज़ मिस्टर जैफर्स. मिस्टर जैफर्स इज़ ए कॉन्स्टेबल और ये बहुत ड्यूटीफुल हैं और बहुत करेजियस हैं. राइट? ही इज़ द ओनली मैन हु ट्राइज टू अरेस्ट ग्रिफिन. अब इस चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. ग्रिफिन को ही डिस्कवर्ड द फॉर्मूला टू बिकम इनविजिबल. उसने वो फॉर्मूला से इनविजिबल बन के उसका जो लैंडलॉर्ड था उससे ग्रिफिन बहुत नाराज़ था और इस नाराज़गी में उसने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी. अब इनविजिबल बन के वो आग लगा के वहाँ से भाग तो गया, बट अब उसके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है. राइट? सो ही वॉज रोमिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन. अब इनविजिबल है तो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, बट पैरों में इट्स अ विंटर सीजन, नीचे स्नो पड़ी हुई है तो स्नो में उसके फुटमार्क्स नज़र आ रहे हैं. राइट? और अगर वो स्ट्रीट पे नहीं चलता है, किसी स्टेप पे चलता है, तो उसके पैरों के गीले मडी फुटप्रिंट्स भी स्टेप्स ऑफ अ हाउस पे नज़र आ रहे हैं. अब ये जो स्टेप्स हैं ये स्ट्रीट में चलते हुए दो बॉयज़ देखते हैं और वो उन फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहते हैं टिल अ पॉइंट वेयर दे डिसअपियर. अब ये फुटप्रिंट्स किसने बनाए थे? दीज फुटप्रिंट्स वर मेड बाय ग्रिफिन. तो हम टाइटल पे भी साथ ही आ जाता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. हाउ डिड दे हैपन? दे हैपन बिकॉज ग्रिफिन हैड मेड हिमसेल्फ इनविजिबल. अब ये जो फॉर्मूला उसने बनाया था इससे इसकी बॉडी इनविजिबल हुई थी. राइट? बट इट वॉज अ सॉलिड बॉडी.
राइट। बट अगर वो इस इनविजिबल बॉडी पे कपड़े पहनेगा तो ये कपड़े विजिबल होंगे एंड ही कुड बी कॉट बाय द पीपल। तो अब वो विंटर सीजन में स्नो पड़ी हुई है, कितनी ठंड है, बट उस वो विंटर सीजन में ही हैड टू गो विदाउट क्लोथ्स। आपको समझ में आ गया? दिस इज द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। अब ग्रिफिन कौन है? ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन। प्लीज़ ये जो आप हेडिंग है ये याद रखना, क्योंकि ओवर द टेक्स्ट जब आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे तो ग्रिफिन का कंपैरिजन ई ब्राइट से होगा। ग्रिफिन कैसा साइंटिस्ट था? ब्रिलियंट था। ई ब्राइट कैसा साइंटिस्ट था? वो भी ब्रिलियंट था। तो दोनों में फ़र्क क्या है? ग्रिफिन जो था वो लॉलेस साइंटिस्ट था वो लॉज को बड़ी आसानी से तोड़ता था, और जो ई ब्राइट था वो लॉफुल साइंटिस्ट था, राइट। उसने कभी भी कोई भी लीगल रूल नहीं तोड़ा है। ग्रिफिन जो था वो सेल्फिश साइंटिस्ट था। उसने अपनी इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया, और ई ब्राइट जो था उसने जो अपना डीएनए की डिस्कवरी की थी उससे ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करने की कोशिश करी थी। उसने जो अपनी डिस्कवरी करी थी ई ब्राइट ने, वो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए करी थी, बट ग्रिफिन ने जो डिस्कवरी की थी उससे उसने खुद का बेनिफिट किया था, मैनकाइंड का बेनिफिट नहीं किया था। अब उसने घर को आग लगा दी। जनवरी का महीना है बहुत ठंड है, बर्फ़ पड़ी हुई है हर जगह पे। ग्रिफिन कैन नॉट वेयर क्लोथ्स, ही डज़ नॉट हैव एनी बिलोंगिंग, ही डज़ नॉट हैव एनी मनी, तो वो तो ठंड में ठुठर जाएगा। सो फॉर दैट ही स्लिप्स, वो चोरी छुपे से एक बड़े से लंदन स्टोर में वार्मथ पाने के लिए, कंफर्ट रिलीव शेल्टर फ्रॉम द कोल्ड, ये पाने के लिए वो उस बड़े से लंदन स्टोर में चला जाता है। जब स्टोर बंद हो गया और सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ से चले गए, तब वो फटाफट से वहाँ पे स्टोर में से कपड़े चुराकर वार्म क्लोथ्स पहनता है, शूज़ पहनता है, एक हैट पहनता है, और फिर वहाँ पे जो कैफेटेरिया होता है, जो एरिया होता है जहाँ पे खाना पीना पड़ा होता है, वहाँ से वो खाने के लिए मीट और कॉफ़ी भी पीता है, और फिर उसके बाद वो चॉकलेट स्वीट्स एंजॉय करता है, वाइन पीता है, एंड आफ्टर दैट ही गोज़ ऑफ टू स्लीप। क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स के बीच में जाकर ही गोज़ ऑफ टू स्लीप। अब उससे गलती ये होती है कि सुबह उसकी आँख नहीं खुलती। अब वो तो इनविजिबल है, बट रात को वो कपड़े पहन के सोया है, तो जब एम्प्लॉयज़ अंदर आते हैं तो वो पकड़ा जाता है, वो उसको देख लेते हैं। ग्रिफिन क्विकली, जल्दी से, वो जितने भी उसने कपड़े पहने होते हैं वो सारे के सारे रिमूव करके वो उस स्टोर में से निकल के भागने की कोशिश करता है। बट अगेन वो जब बाइटिंग कोल्ड में आता है, आप जब वार्मथ से बाहर की ठंडी हवा में आते हो तो वो बहुत बड़ा शॉक आपके सिस्टम को लगता है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। सो ही क्विकली रन्स डाउन टू द ड्ररी लेन। वहाँ पे एक लेन है, ड्ररी लेन, DRURY। आई रिपीट, D फॉर डॉग, DRURY। वो ड्ररी लेन के नीचे जाता है। दिस लेन इज़ द हब, द सेंटर पॉइंट ऑफ लंदन्स थिएट्रिकल वर्ल्ड। लंदन का थिएटर से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए तो आपको ड्ररी लेन में मिल जाएगा। मतलब all kinds of wigs and mustache and all that other paraphernalia जो हमारे को उस प्रोफेशन से चाहिए होता है। कोई भी ड्रेस हो, कोई और आर्टिफैक्ट हो, कुछ भी हो, वो वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ पे वो एक शॉप में एंटर करता है जहाँ पे इस तरह की आइटम सेल हो रही होती हैं, और वो वहाँ से बैंडेजेस लेकर अपना फेस और अपने फोरहेड को पूरी तरह से कवर कर लेता है। आंखों को छुपाने के लिए कि आंखें वहाँ पे इनविजिबल हैं, वो आंखों के ऊपर ग्लासेस लगा लेता है। अपना नोज़ के एरिया को वो मुस्टैच और विस्कर्स के साथ कवर कर लेता है। फिर वहाँ पे फॉल्स नोज़ भी अवेलेबल होता है, वो फॉल्स नोज़ लगा लेता है, और एक वाइड ब्रिम्ड हैट पहन लेता है जिससे उसके चेहरे को एक शेप मिल जाती है, राइट। उसके बाद वो उसके शॉप के शॉपकीपर को अटैक करता है, उसके पैसे चुराता है और वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है। के बाद उसने क्या किया, ही रियलाइज़ कि लंदन बहुत क्राउडेड है,
वो इनविजिबल है बट वो लोगों में टकरा सकता है और पकड़ा जा सकता है. सो ही डिसाइड्स टू गो टू इपिंग विलेज. वो ट्रेन पकड़ के इपिंग विलेज पहुंचता है, वहाँ पे इन में जाता है और वहाँ पे 2 रूम्स को वो रेंट करता है. अब उसका अपीयरेंस के कारण लोगों ने देखा नहीं है कोई बैंडेज्ड आदमी जो 24 घंटे कोट और सन ग्लासेस पहन के घूमे, तो ही बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन. टू बिकम द टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है लोग उसके बारे में ही बात करते हैं. दे आर इंटेंसली क्यूरियस अबाउट हिम. अब मिसेस हॉल जो उस इन की लैंड लेडी है, वो भी ग्रिफिन से फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, बट वो उसको बड़े प्यार से, बड़े प्लेनली बोल देता है. प्यार से नहीं, बट उसको वो सीधे साफ शब्दों में बोल देता है कि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है किसी से भी. वो किसी से बात नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको बहुत सारा काम है. ये बोलते हुए वो इनफैक्ट किसी हद तक रूड भी हो जाता है. अब इस बात को सुन के लेडी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो स्ट्रेंज गेस्ट के साथ ज़्यादा बॉदर नहीं करती, उसे ज़्यादा बातें नहीं करती. द ओनली थिंग शी इज़ इंटरेस्टेड इन इज़ दैट द गेस्ट शुड पे इन एडवांस. उसका जो भी ड्यू है, क्योंकि ग्रिफिन पहले ही उसको दे देता है, तो उसको और कोई मतलब नहीं होता है. अब थोड़ी देर बाद ही ग्रिफिन ने जो पैसे चुराए होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं. अब जब वो स्टे अपनी एक्सटेंड कर रहा है, अगर वो रूम और दिनों के लिए किराए पे रखना चाहता है तो उसको लेडी को चेक तो देना पड़ेगा. तो जब मिसेस हॉल उसे पैसे मांगती हैं बिकॉज ही इज़ एक्सटेंडिंग हिज स्टे, तो वो बोलता है कि मेरे ना थोड़े दिनों में चेक आने वाला है, तब मैं आपको दे दूँगा. अब ये बात बोलने के साथ ही अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग ये बात घटना होती है. बट उससे पहली वाली रात को क्या होता है, जो उस विलेज का क्लर्जीमैन है, क्लर्जीमैन ऑफ द विलेज का मतलब होता है जो वहाँ के रिलीजियस अफेयर्स के बारे में ध्यान रखता है, वो और उसकी वाइफ जब रात को सो रहे होते हैं तो उनको कोई चिंकिंग साउंड, कोई नॉइज सा, हल्का फुल्का सी आवाज़ आती है पैसों की. तो वो एक रॉड लेके दोनों जन, वाइफ और क्लर्जीमैन, नीचे जाते हैं और इंट्रूडर को, जो उनको जो आवाज़ आई होती है, दिख तो उनको कुछ रहा नहीं होता, अंधेरा होता है, तो वो इंट्रूडर को बोलते हैं कि अपने आप को सरेंडर करो. बट दे कैनॉट फाइंड एनी वन इन द रूम बिकॉज ग्रिफिन वॉज इनविजिबल. ग्रिफिन ने अपने सारे बैंडेजेस निकाल के चोरी करने के एम से वो क्लर्जीमैन के घर आया होता है. दिखाई तो उनको कोई नहीं देता है, बट उनको नज़र आता है कि डेस्क खुला है और उसमें जो पैसे थे वो गायब हो गए हैं. अब दूसरी तरफ मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड बड़े सरप्राइज होते हैं ये देख के कि जो ग्रिफिन है उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, क्योंकि उसका दरवाज़ा हमेशा बंद होता है. राइट, उसका दरवाज़ा नॉट ओनली खुला हुआ है बट उसका रूम जो है वो खाली है. अंदर जाके वो टच करते हैं बेडशीट को तो इट इज़ वेरी कोल्ड. वहाँ पे कोई पूरी रात से सोया ही नहीं है. राइट, इट इज़ अनयूज्ड. और उसके जो कपड़े हैं, जो वो बैंडेजेस अपनी बॉडी पे लपेटता था, दे फाइंड दैट ऑल दोज बैंडेजेस आर लाइंग स्कैटर्ड हियर एंड देयर, इधर उधर फैली पड़ी हैं. राइट, इतने में मिसेस हॉल को महसूस होता है कि कोई उनसे उनके आगे से गुजर के गया है. समथिंग हैज़ पास्ड बाय हर हियर. राइट, एंड जो बेड पोस्ट के ऊपर, बेड पोस्ट होता है जो बेड के चारों तरफ ना, ये जो कॉलोनियल हाउसेस होते थे, ये जो बेड्स यूज़ करते थे, इसमें काइंड ऑफ अ स्टैंड होता था. राइट, उसको बेड पोस्ट बोला जाता है. उसके ऊपर से जो हैट थी वो उछली और उनके मुंह पे आके पड़ी और साथ ही साथ चेयर उठाकर उनके ऊपर किसी ने फेंकी. अब मिसेस हॉल वॉज अ सुपरस्टिशियस लेडी. उनको लगा कि कोई नज़र नहीं आ रहा है तो ज़रूर और ज़रूर ये किसी भूत का काम है. राइट, शी वॉज टेरराइज. वो टेरर से, रूम से हड़बड़ाहट, शी वॉज वेरी नर्वस, शी वॉज वेरी फ्लस्टर्ड एंड इन अ स्टेट ऑफ फ्लस्टर वो रूम से दौड़ती हुई बाहर निकली. शी वॉज कन्विंस्ड कि दैट द रूम इज़ हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स. उनको पूरा यकीन था कि जो ये रूम है इसमें भूत है. और उसको ये भी यकीन था कि ये जो भूत आए हैं ये ग्रिफिन के कारण आए हैं. ग्रिफिन ने ही ऐसा कुछ किया है, दैट द घोस्ट, दैट द स्पिरिट्स हैव एंटर्ड हर हाउस एंड दे आर नाउ रिसाइडिंग इनटू द फर्नीचर. फर्नीचर पे क्यों? बिकॉज द चेयर हैड बीन थ्रोन एट हर.
किसने चेयर फेंका उसको नज़र नहीं आया था, बट द चेयर हैड बीन थ्रोन बाय हर. वी नो दैट इट वॉज ग्रिफिन हु वॉज इनविजिबल. हमें पता है कि ग्रिफिन जो था वो इनविजिबल था और उसने उठा के चेयर फेंकी है, बट मिसेस हॉल को ये बात नहीं पता. बट अगले दिन व्हाट हैपन्स इज, दो बातें होती हैं. एक तो क्लर्जीमैन के घर चोरी हुई है, ये विलेज में चारों तरफ फैल जाती है बात और सबका शक साइंटिस्ट पे जाता है. और उस अब ये शक जो था ये यकीन में कब बदल जाता है, यू नो, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, द सस्पिशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर. जब रात को उसने बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है, चेक आने वाला है, और सुबह उठते सार ग्रिफिन के पास कैश मनी है टू पे हिज ड्यूज. वो मिसेस हॉल को पैसे देने को तैयार है, जबकि उसने एक रात पहले ही मिसेस हॉल को बोला होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, सुबह मेरे पैसे आने वाले हैं. अब जब सबका शक उसके ऊपर जाता है तो मिस्टर जैफर्स हु इज़ द विलेज पुलिस कांस्टेबल, उनको बुलाया जाता है ग्रिफिन की पूछताछ के लिए, बिकॉज सबको लगता है कि ग्रिफिन इज सस्पिशियस, मोस्ट प्रोबेबली उसने ही चोरी की है. तो मिसेस हॉल, अब उनको कांस्टेबल का वेट करना चाहिए था, बट उन्होंने कांस्टेबल की बिल्कुल भी वेट नहीं करी. वो खुद ग्रिफिन के पास चले गए और उन्होंने उससे सवाल किया कि जब मिसेस हॉल को रूम के बाहर वो भाग कर आए थे तब रूम खाली था. उसके बाद से रूम में से कोई ना एंटर हुआ है ना कोई बाहर आया है. तो सुबह ग्रिफिन अंदर रूम से कैसे बाहर निकला? शी आस्क्स वैलिड क्वेश्चंस कि ग्रिफिन किस टाइम पे अंदर गया, हाउ कुड ही कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ डिड ही एंटर अ लॉक रूम. क्योंकि बाहर निकलने के बाद दोनों ने उस दरवाजे को लॉक कर दिया क्योंकि उनको लगता था अंदर भूत है, राइट? अब जब ग्रिफिन एक लॉक्ड रूम से बाहर निकला, सो दे वर वेरी सरप्राइज कि ये तो रूम लॉक था, तो वो बाहर कैसे आया है. अब जब उसको इतने सवाल मिले, हमें ऑलरेडी पता है ग्रिफिन एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है. हमें पता है कि उसका गुस्सा आने पर उसने अपने पहले ओनर के घर को भी आग लगा दी थी, राइट? उसका गुस्सा बहुत ख़राब है, ही हैज़ अ वेरी शॉर्ट टेम्पर. ग्रिफिन से जब इतने सवाल किए जाते हैं बाय मिसेस हॉल, तो ग्रिफिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी इनविजिबिलिटी रिवील कर देता है. वो अपने सारे बैंडेजेस निकाल देता है, अपना स्पेक्टिकल्स, विस्कर्स, फॉल्स नोज, ये सारी चीज़ें निकाल देता है. और वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं विलेज के, वो सब उसको देखकर हॉरिफाइड होते हैं, बिकॉज ग्रिफिन का सर उनको दिखाई ही नहीं देता है. अब मिस्टर जैफर्स उतने देर में वो कपड़े भी सारे उतार देते हैं. अब मिस्टर जैफर्स सोच रहे हैं कि मैं एक इनविजिबल मैन को, एक हेडलेस मैन को अरेस्ट कैसे करूं. वो बड़ी हिम्मत करके, बड़े ब्रेवरी के साथ उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट ग्रिफिन अपने कपड़े उतार के उनको आउटस्मार्ट करता है. ही डज नॉट अलाउ मिस्टर जैफर्स टू कैच हिम. वो उनके चंगुल से निकल के बच के निकल जाता है. वो इनविजिबल बन के भागता है और भागते भागते वो कांस्टेबल को भी गिरा देता है, मतलब मार देता है, जिससे कांस्टेबल बेहोश हो जाता है. एंड दस ग्रिफिन इज एबल टू एस्केप. जिन लोगों ने कांस्टेबल की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को भी ग्रिफिन काफ़ी मार के, बहुत ज़्यादा दे कुड फील द पंचेस इन द एयर, और वो वहाँ से बचकर निकल जाता है. He is able to escape from that scene. So again, उसका रिडेम्पशन नहीं होता है, ग्रिफिन का रिडेम्पशन नहीं है, बट कैरेक्टर स्केच ज़रूर है. और ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच इन कॉन्ट्रास्ट टू ईब्राइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट दैट. नाउ आफ्टर नोइंग द स्टोरी वी नीड टू डिस्कस द टाइटल एंड द थीम एंड द मैसेज. तो टाइटल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि टाइटल उस बंदे के नाम से पड़ा है, द इनविजिबल साइंटिस्ट, बिकॉज उसके पैरों के निशान, उसके फुटप्रिंट्स नज़र नहीं आ रहे थे, ना ही उसका चेहरा या बॉडी दिखाई दे रहा था. अगेन जब हम ये चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी जो है वो अराउज होती है. इट अराउजेस द क्यूरियोसिटी ऑफ द रीडर रिगार्डिंग द मिस्ट्री ऑफ द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. हमारे अंदर ये सोच आती है कि ये क्या मिस्ट्री है, ये कैसे हो गया कि फुटप्रिंट्स तो है बट हमारे को पैर ही नहीं नज़र आ रहे. सो द टाइटल इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइटल.
अब इस स्टोरी से हमें समझ में क्या आता है, हमें क्या थीम है, क्या मैसेज मिलता है. इट इज़ सिंपली दैट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेंजरस. ग्रिफिन को एक पावर मिला था ऑफ इनविजिबिलिटी, बट इस पावर को उसने मिसयूज़ किया, उसने रिस्पॉन्सिबली यूज़ नहीं किया, और ये पावर अल्टीमेटली कंट्री के लिए, उसके लिए बहुत डेंजरस हो गई. आपको याद रखना चाहिए ये एक्सर्प्ट है, इसके आगे भी बहुत कहानी है, राइट. बट ये पावर जो है ये ग्रिफिन के लिए बड़ी डेंजरस साबित हुई. सो कहा जाता है दैट पावर शुड ओनली बी गिवन टू द रिस्पॉन्सिबल पीपल. अगेन सेकेंड थीम है कि साइंटिस्ट आर सपोज टू मेक लाइफ ईजियर एंड बेटर विद द हेल्प ऑफ देयर इन्वेंशंस. जैसे ई ब्राइट करता है, राइट. लोगों की भलाई के लिए इन्वेंशंस होते हैं, लोगों की ज़िंदगी बेटर करने के लिए इन्वेंशंस होते हैं. बट अगर यही इन्वेंशंस डिस्ट्रक्टिव पाथ पर चले जाएं, अगर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए, तो फिर वो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए बहुत इररिपेरेबल डैमेज कॉज करते हैं. They can cause a lot of irreparable damage to the society and the people. जैसे ग्रिफिन ने बहुत लोगों को इंजर किया, क्लर्जीमैन के घर चोरी करी, मिसेस हॉल को इतना डराया, लोगों को मारा. सो ही इज़ कॉजिंग अ ग्रेट डैमेज टू द सोसाइटी एंड द people. So with this I complete the chapter. If you have any questions, then you can ask me in the comment section. With this we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.